जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर में। दोस्तों आज हम लोग इडुटेरिया का जो 5000 प्लस समान अध्ययन के प्रश्न है इसी बुक को देखने वाले हैं। इस बुक में जो है 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और एक प्रैक्टिस सेट में जो है 50 क्वेश्चन कर करके दिए हुए हैं। और ये बुक जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है। आगामी बिहार पुलिस और बीपीएससी टीचर के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और होने वाला है। तो इस बुक में जो है प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोगों ने जो है देख लिया था 16 तक को। आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को देखेंगे। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ये इडुटेरिया 5000 प्लस के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, पिछले वीडियो को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि इस बुक में जो है सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस नंबर 17 प्रैक्टिस सेट 17 को। और इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें जो पहला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो पड़ोसी देश भूटान के साथ जो सीमा साझा करता है इसमें असम भी हो जाएगा, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, इसमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। तीनों राज्यों से जो सीमा साझा करती है। इसके अलावा जो है सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम से भी जो भूटान सीमा साझा करती है। पश्चिम बंगाल तो यहाँ पे दिया हुआ ही है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल सभी से जो है ये भूटान से सीमा साझा करती है, इसे ध्यान में रखेंगे। भूटान की राजधानी देखें तो थिम्पू है और मुद्रा जो है ये नगुलट्राम है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। बांग्लादेश से अगर देखिए हम लोग तो बांग्लादेश से जो है 5 राज्य सीमा साझा करती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ध्यान में रखेंगे इस पॉइंट को भी। और नेपाल से जो है 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। नेपाल से जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, सभी जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में दिया है कि अरावली पहाड़ियों के पश्चिम छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। तो अरावली के पश्चिम छोर से जो निकलती है नदियाँ ये पूछ रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा लूनी और माही ये दोनों हो जाएगा आंसर, इसका A+B दोनों होगा, D हो जाएगा आंसर। अरावली जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला जो है ये अरावली हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई है ये ऊंचाई जो है इसकी 697 किलोमीटर हो जाए ऊंचाई हो जाएगा इसका। और ये जो है पालमपुर गुजरात से राजस्थान और दिल्ली तक जो है ये विस्तृत है। और सर्वाधिक अगर इसका विस्तार देखा जाए तो ये राजस्थान में है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये गुरु शिखर है, इसे ध्यान में रखेंगे। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर। और माउंट आबू जो है अरावली पर स्थित है, जो कि माउंट आबू पर दिलबरा का जैन मंदिर बनाया हुआ है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। बनास जो दिया हुआ है ये यमुना की सहायक नदी है, उसी का नाम दिया हुआ है। और नदी का अगर हम लोग देखें तो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। उसके बाद जो है मकर रेखा को जो है 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। और विषुवत रेखा को जो है ये कांगो नदी जो है, कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में दिया हुआ है कि सैंडल पीक की अवस्थिति है। तो सैंडल पीक की जो अवस्थिति है ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन इसका B हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार की जो सर्वोच्च चोटी है ये सैंडल पीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। और इसकी ऊंचाई अगर देख ले तो इसकी ऊंचाई जो है ये 737 मीटर है। और दूसरी अगर सर्वोच्च चोटी हम लोग देखें अंडमान निकोबार की तो ये जो है कार निकोबार में स्थित है, माउंट थुरियर, इसे भी ध्यान में रखेंगे। माउंट थुरियर है इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी।
और अंडमान निकोबार का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये मध्य अंडमान हो जाएगा। और पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। और वही अगर दक्कन पास देखें तो दक्कन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है 10 डिग्री चैनल है। और ग्रेट चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। तो कृष्णा की जो सहायक नदी इसमें है ये अमरावती हो जाएगा। उसके बाद पंचगंगा और मूसी भी हो जाएगा। इसमें जो नहीं है पूछ रहा है ये हो जाएगा पेनगंगा जो दिया हुआ है। ये जो कृष्णा की सहायक नदी यहाँ पे नहीं है, ये पेनगंगा जो दिया हुआ है ये गोदावरी की सहायक नदी है, इसे ध्यान में रखेंगे। ये गोदावरी की सहायक नदी है और पेनगंगा। और इसके अलावा अगर कुछ हम लोग देखें इसकी सहायक नदी तो ये जो हो जाएगा कृष्णा की सहायक कुछ और नदी हम लोग देखें तो कोयना हो जाएगा, मूसी, तुंगभद्रा, भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सभी जो नदियाँ थी ये सभी जो थी कृष्णा की सहायक नदियाँ थी, इसे ध्यान में रखेंगे। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है ये महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिरा देती है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में दिया है कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो अत्यधिक असिंचित खेती जो है ये दक्कन का पठार में जो है किया जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसे जो है क्या कहेंगे, ये हो जाएगा लू, इसका आंसर हो जाएगा डी, लू हो जाएगा। ये जो है उत्तरी भारत में स्थानीय पवन जो है दिया हुआ, उत्तरी भारत में स्थानीय पवन जो चलती है इसे गर्मी में जो चलती है ये 2 पवनें चलती है। एक हो जाएगा यहाँ गर्मी में और एक हो जाएगा जो यहाँ ठंड में। तो ठंड में जो चलती है इसे शीतलहरी कहा जाता है और वही अगर गर्मी में देखें तो ये लू हो जाएगा, इसे ध्यान में रखेंगे। नॉर्वेस्टर्स की अगर बात कर लें, नॉर्वेस्टर्स ये काल वैसाखी भी से ही कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल में चलता है, इसे ध्यान में रखेंगे। और ये मैंगो सावर जो है, मैंगो सावर ये केरल में चलता है, इसे ध्यान में रखेंगे, केरल और कर्नाटक में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 को तो हम लोगों ने देख लिया। 7 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है। विकासशील और विकसित देशों में जो समानता नहीं होती है ये हो जाएगा तकनीकी उन्नति। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 8 नंबर देखते हैं। 8 में दिया है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को अगर हम लोग देख लें तो प्रत्यक्ष कर में हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा आयकर हो जाएगा, आयकर, निगम कर, उसके बाद जो है निगम कर और संपत्ति कर ये इसी में हो जाएगा, और धन कर, उपहार कर, ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाएगा। उपहार कर भी इसी में आ जाएगा, ध्यान में रखेंगे। और अप्रत्यक्ष कर की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें जो है जीएसटी आ जाएगा, उसके बाद सीमा शुल्क होगा, सीमा शुल्क हो जाएगा और उत्पादन शुल्क हो जाएगा। ये सभी जो है ये सभी अप्रत्यक्ष कर है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। विनिवेश को सार्वजनिक क्षेत्र में जो कहते हैं ये निजीकरण कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। विनिवेश का मतलब जो है यहाँ पे बेचना हो जाता है। इसका अगर हम लोग सामान्य तौर पे देखें क्या मतलब होता है विनिवेश का, तो बेचना हो जाएगा। और
जो कंपनियां कुछ भी हो तो बेच दिया जाए अगर, तो वो निजीकरण ही कहलाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। आय और उपभोग में जो संबंध है प्रत्यक्ष कर का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। आगे 11 नंबर देखते हैं। 11 में दिया हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देख लिया है। ये प्रदूषण होगा, ओजोन क्षरण होगा और ग्रीन हाउस गैस, सभी हो जाएगा। आंसर इनमें से सभी होगा डी। अगर ग्रीन हाउस गैस की बात कर लें तो ये जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है कौन कौन है, ये हो जाएगा CO2, जल वाष्प, मीथेन, CH4 और ओजोन हो जाएगा, ओजोन को O3। तो ये सभी जो है ये ग्रीन हाउस गैस हैं और जलवायु परिवर्तन का जो कारण है ये सभी हो जाएगा प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन क्षरण। इसलिए आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में दिया है क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकारा गया था। तो ये जो स्वीकारा गया था 1997 में इसको स्वीकारा गया था और इसकी जो स्थापना है ये 1992 में हुई थी। और इसको जो लागू कब किया गया था, तो ये जो है लागू हुआ 95 में। इसे ध्यान में रखेंगे 1995 में। और जर्मनी में जो है, जर्मनी के बोन में इसका मुख्यालय है, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, सही सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है इसमें। निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य, ये जो हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा सिमलीपाल। फिर जो दिया हुआ है गिरि राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात हो जाएगा गिरि राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड हो जाएगा। सिरिस्का जो है ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा 1 4 3 2। इसका आंसर जो होगा सी नंबर होगा 1 4 3 2। देखिए यहाँ पे दे रहा है 1 4 3 2, आंसर सी हो गया। आगे देखते हैं 14 नंबर। सत्य फल किसे कहते हैं। सत्य फल किस में विकसित होता है। तो सत्य फल जो होता है ये विकसित होता है अंडाशय में। अंडाशय में जो विकसित होता है उसे सत्य फल कहते हैं। और इसके अलावा जैसे पुष्पासन, दल पुंज आदि भागों में अगर विकसित हो तो वो असत्य फल कहलाते हैं। तो यहाँ पे सत्य फल अंडाशय में विकसित होगा। आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। सत्य फल और असत्य फल के कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख ले ताकि समझ में आ जाए। सत्य फल जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आम, अमरूद, अंगूर, नारियल, जामुन, बेर, ये सभी जो है सत्य फल में आ जाएंगे। उसके बाद असत्य फल अगर हम लोग देखें तो असत्य फल या आभासी फल, तो ये जो हो जाएगा सेब हो जाएगा और कटहल हो जाएगा, काजू हो जाएगा, नाशपाती, ये सभी जो है ये सभी अनानास असत्य फल के अंतर्गत आते हैं। तो इसे ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन देकर कई बार असत्य फल को पहचाने और सत्य फल को पहचाने बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में दिया हुआ है कि कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। कॉड लिवर तेल जो है मुख्य रूप से ये जो संबंधित है विटामिन ए से संबंधित है। ये विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा 3 जो है ये ओमेगा 3 इससे संबंधित है। तो और इसके अलावा अगर बस ये अम्ल भी होता है इसमें। तो इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ए का, ऑप्शन में ए नहीं है तो डी दिया हुआ है। तो हम लोग डी यहाँ पे मार सकते हैं। अगर ए रहता तो पहले ए ही देते हम लोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में दिया है कि निम्न में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। प्रोटीन का कारखाना सभी को पता होगा राइबोसोम को कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी खोज जो है प्रोटीन राइबोसोम की खोज ये रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था, जो कि पादप में। और जंतु में अगर हम लोग देखें तो ये जिलेट के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है कि वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली का जिसमें अभाव होता है उसे जो कहेंगे ये प्रोकैरियोटिक कहेंगे। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। भूमिगत तना का उदाहरण जो इसमें दिया हुआ है ये जो हो जाएगा आलू हो जाएगा, क्योंकि गाजर और शलकंद जो है ये जड़ के अंतर्गत आ जाएगा। आलू, ओल, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी ये सभी जो है तना है, जिसमें कि आलू और ओल जो है ये दोनों जो है कंद हो जाएगा, कंद हो जाएगा। उसके बाद प्याज लहसुन जो है ये शलकंद हो जाएगा, और अदरक हल्दी ये प्रकंद हो जाएगा। इसे ध्यान में रखेंगे। और ये जो दिया हुआ है यहाँ पे गाजर मूली जो हो जाता है ये जड़ होता है और शंकु रूपी जड़ होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। और चुकंदर की अगर बात कर ले तो ये कुंभी रूपी जल हो जाएगा। आंसर यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए जो है ये तना का रूपांतरित रूप, तना का जो है एक रूपांतरित रूप दिया हुआ है, और गाजर और ये शकरकंद जो है ये जो हो जाएगा ये जड़ हो जाएगा, तना नहीं। तो इसे ध्यान में रखेंगे। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एलोसोम के बारे फ्लोएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में जो है सही है। तो फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं पढ़ के हम लोग। इसमें कथन दिया हुआ है कि फ्लोएम पानी और खनिज का परिवहन करता है। तो फ्लोएम जो है केवल खनिज का परिवहन करता है, ये गलत हो गया। यहाँ पे पानी ना होता, यहाँ पे पानी का जो परिवहन करता है ये जाइलम के द्वारा किया जाता है। वही अगर देखें हम लोग फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादन का परिवहन करता है, ये सही दिया हुआ है। फ्लोएम पौधे को सहारा देता है, ये नहीं होगा। फ्लोएम पौधे को सहारा नहीं देता है, ये केवल भोजन का परिवहन करता है। आंसर जो यहाँ पे सही दिया हुआ है केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही सही है। आगे 20 नंबर देखते हैं। 20 में दिया हुआ है कि स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों में कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है केवल 1% ऊर्जा को। आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह डैश बनाता है। तो ये जो है जल से अभिक्रिया करके जो है क्या बना देता है, तो एसिटिलीन बना देता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। ये जो है प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में काम आता है, और कृत्रिम रूप से कृत्रिम और प्राकृतिक से अगर हम लोग देखें तो पेड़ में जो फल पकता है ये हो जाएगा एथिलीन के कारण, एथिलीन। और कृत्रिम अगर देख लें तो ये एसिटिलीन। आंसर हो जाएगा इसका ये। आगे देखते हैं 22 नंबर, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है अधिकतम ये 32 हो जाएगा। आगे फिर है कि आधुनिक आवर्त सारणी के एक समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैसें हैं। तो ये जो सभी गैसें हैं हो जाएगा समूह 18 के तत्व। तो इसमें जो है सभी गैसें ही दिया हुआ है, अक्रिय गैस है सभी। हीलियम कौन कौन है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सभी जो दिया हुआ है अक्रिय गैस ही दिया हुआ है, इसे ध्यान में रखेंगे। 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होता है जो जल में घुलकर मुक्त करता है। तो जल में घुलकर जो मुक्त करता है ये OH मुक्त करेगा, OH-। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल में घुलकर मुक्त करता, ये H जो प्लस है H प्लस देता। जैसे अगर हम लोग इसमें देख लें तो इसका जो है HCl हो जाएगा, HCl, H2SO4, ये सभी जो है अम्ल में घुलकर जो देता ये हो जाता। और यहाँ पे जो है जल में घुलकर दिया हो तो OH- हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं 25, स्थितिज ऊर्जा के प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
तो इसमें जो कौन सा कथन सत्य नहीं है, आंसर इसका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ये जो है सत्य, ये गलत दिया हुआ है। फिर ऊंचाई पर परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, ये भी गलत है, परिवर्तन होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा जो है संचित ऊर्जा होगा। तो आंसर जो है सत्य नहीं है, सभी असत्य है, जो इसका आंसर हो जाएगा सभी असत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। आगे फिर हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो इसमें जो अनुप्रस्थ तरंग नहीं होगा देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग, ये जो है इस अनुप्रस्थ तरंग ही होगा। उसके बाद है भूकंपीय तरंग, भूकंप तरंगों में एस तरंगे होगा। और डोरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे सितार और गिटार बीना आदि जो है इसमें भी अनुप्रस्थ तरंग ही होगा। इसमें नहीं जो पूछ रहा है, तो ये सर्पिलाकार जो दिया हुआ है स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, ये नहीं होगा, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें जो है अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ध्यान में रखेंगे। और ध्वनि में भी जो है अनुदैर्घ्य तरंग होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। ध्वनि में भी अनुप्रस्थ तरंग होता है, लेकिन जल के सतह पर और जल के अंदर अगर देखें तो अनुदैर्घ्य ही होगा। 27 देखते हैं कि भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था। ये जो सृजन हुआ था ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, कांडला में। आगे देखते हैं, और ये जो है ज्वारीय बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। और विशाखापट्टनम जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम हो जाएगा। 28 देखते हैं कि भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है, ये हो जाएगा धन या आय का समान वितरण, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है ये 15 मार्च 1950 को हुई थी, ध्यान में रखेंगे। इसके जगह पे जो है नीति आयोग अब आ गया है, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी जो है 2015 को हुआ है, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये जो स्थित है झांसी में, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, झांसी में। और ये रांची जो दिया हुआ है, इसमें जो है ला का जो है उत्पादन हो जाएगा। करनाल जो है ये डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल में हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं 30 नंबर। 30 में दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। विदेश यात्रा के अधिकार को जो संरक्षण प्रदान करता है, ये अनुच्छेद 21 करता है। अनुच्छेद 21 इसके अलावा अगर देखें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये सभी जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ जाता है। और भारत की अगर बात कर लें तो भारत में भ्रमण करने की जो स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 19 देता है कि पूरे भारत में कहीं भी हम भ्रमण कर सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता ये भी आर्टिकल 19 देता है। और मीडिया को बोलने की स्वतंत्रता जो है ये भी आर्टिकल 19 देता है। 18 में अगर देखें तो 18 में जो है उपाधियों का अंत दिया हुआ है 18 में। 17 को अगर हम लोग जाने तो 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया हुआ है। नेक्स्ट 31 नंबर देखते हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? सेवा के अधिकार की अवधारणा जो प्रारंभ हुई है ये ब्रिटेन में, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका से अगर हम लोग बात कर ले तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया, इसे ध्यान में रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति अपना शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्ति का जो प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय जो इसमें है देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिया हुआ है ये गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर, इसे ध्यान में रखेंगे, 12 अक्टूबर 1993 को जो है
राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या आयोग की स्थापना हुई थी। बी में जो दिया हुआ है वित्त आयोग, ये जो है ये संवैधानिक निकाय है, इसकी चर्चा जो है संविधान में आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया गया है। अब 3 में दिया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, इसकी जो स्थापना है 1963 में हुई है। और लोकपाल जो दिया हुआ है, लोकपाल का गठन जो है 2013 में हुआ है। ये भी संवैधानिक निकाय नहीं होगा, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं लोकपाल की। और इसमें जो हो जाएगा तब वो यहाँ पे नहीं है पूछ रहा था, तो ये तो नहीं होगा। इसमें केवल 2 जो दिया हुआ है वित्त आयोग, यही हो जाएगा आंसर जो इसका होगा। संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय है, तो गैर संवैधानिक निकाय 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ यही हो जाएगा। बाकी एक जो था ये वित्त आयोग, यही केवल संवैधानिक निकाय था यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर दिया हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस अनुसूची का विषय है। तो ये किस अनुसूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। परिवार नियोजन जो है और जनसंख्या नियंत्रण ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के कुछ और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है वन भी हो जाएगा, वन्य जीव जो है ये भी हो जाएगा, वन्य जीव ये सभी जो है वन्य जीव ये सभी भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाता है। राज्य सूची को अगर हम लोग के राज्य सूची में जो है पुलिस, कृषि ये सभी राज्य सूची में आ जाते हैं। संघ सूची की अगर हम लोग बात कर लें तो संघ सूची में जो आएगा ये सेना हो जाएगा, सेना, रेलवे, उसके बाद जो है विदेशी नीति, जनगणना ये सभी जो है संघ सूची के विषय। अवशिष्ट सूची जो है इसमें क्या आ जाता है, तो अवशिष्ट सूची में जो है अभी वर्तमान समय में उसका नहीं हो के भविष्य के बारे में, जैसे कि परमाणु हो गया, साइबर, कंप्यूटर ये सभी जो है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो राज्यपाल की चर्चा है ये आर्टिकल 153 के अंतर्गत किया गया है, और ये मुख्यमंत्री की अगर देखें तो ये 163 के अंतर्गत किया गया है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग के न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की गई थी। तो ये जो किया गया था अशोक मेहता समिति, ये न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की चर्चा की गई थी। आंसर जो इसका होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके द्वारा जो है द्विस्तरीय जो दिया गया था पंचायती अशोक मेहता समिति के द्वारा, इसका जो गठन 1977 में हुआ था, 1977, ध्यान रखेंगे। और वही अगर PBR राव समिति देखें तो ये जो हो जाएगा PBR समिति, इनके द्वारा जो है चतुर्थ जो दिया गया था चतुर्थ स्तरीय व्यवस्था जो है इनके द्वारा 1985 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है LM सिंघवी समिति, ये भी पंचायत से संबंधित थे, पंचायती राज व्यवस्था से, और इनका जो है गठन ये 1986 में हुआ था। अगर बलवंत राय मेहता समिति को देखें तो इसका जो हो जाएगा ये इनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया गया था, और वास्तुकार इसे बोला जाता है पंचायती राज व्यवस्था का। इसकी स्थापना जो है ये 1957 में हुई थी, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 37 नंबर सूची को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो इसमें जो मंत्रिमंडलीय सरकार दिया हुआ है पहला, और कहाँ से लिया गया है ये तो स्रोत इसमें दिया हुआ है। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटेन से लिया गया है। फिर है केंद्र राज्य संबंध, ये कनाडा से लिया गया है। और आपात उपबंध जर्मनी से, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया। आंसर इसका जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसी में दिया हुआ है सभी सुमेलित। आगे देखते हैं 38 नंबर। 38 में दिया हुआ है कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था। राजस्व विभाग का प्रमुख जो है ये कहलाता था सल्तनत काल में वजीर। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट 39 देखते हैं कि चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी। ये जो हुआ था, ये चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत ऑप्शन नंबर बी होगा, अकबर के समय हुई थी। आगे फिर हम लोग देखते हैं, अकबर से अगर हम लोग कुछ और देखें तो तुलादौन की जो शुरुआत है अकबर ने ही किया था, और झरोखा दर्शन जो है ये अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था। आराम बाग जो है, आराम बाग का यहाँ पे बाबर होगा, शुरू किया था बाबर ने। उसके बाद जो है शाहजहाँ का अगर हम लोग देखें तो पातशाहनामा जो नामक इसकी जीवनी है, पातशाहनामा, ये अहमद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। 40 नंबर देखते हैं, दिया हुआ है कि मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित था। मंदसौर अभिलेख जो संबंधित था ये किस शासक से था, तो यशोवर्मन होगा। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यशोवर्मन से। यहाँ पे जो रुद्रदमन दिया गया है, जो जूनागढ़ अभिलेख है इससे संबंधित है। और स्कंदगुप्त को अगर हम लोग देखें तो भित्री जो स्तंभ अभिलेख है ये इससे संबंधित है। 41 देखते हैं, ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, बिल्कुल सही दिया हुआ है, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसका भ्रमण विस्तृत वृत्तांत जो है CUQ में वर्णित है। इसने जो पुस्तक लिखी थी CUQ लिखी थी नाम से। फिर ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा को के साथ साथ सूर्य की प्रतिमा का भी पूजा किया, ये भी सही है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी कथन जो है इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत दिया हुआ है, तो गलत जो इसमें हो जाएगा, कोई कथन नहीं है, तो आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 42 की दिया हुआ है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ जो स्थित है ये सतलज नदी के किनारे। आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब में पड़ता है रोपड़, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर यहाँ पे राविन जो दिया हुआ है ये हड़प्पा नदी के किनारे स्थित है, ये भी पंजाब में ही पड़ता है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। इसके अलावा चन्हूदरो और कोटदीजी जो है ये सभी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखें कि अगर 43 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है, 43 में उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था। तो मुगल सम्राट में अगर सर्वाधिक शासन देखें तो ये शाह आलम द्वितीय ने किया था। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 46 वर्षों तक जो है शासन किया था इन्होंने, लगभग 46 वर्षों तक। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्ट नेमि का प्रतीक चिन्ह क्या है। अरिष्ट नेमि का प्रतीक चिन्ह जो ये शंख हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें कुछ और पॉइंट देख लें, पहला जो तीर्थंकर था ये ऋषभदेव हुए थे, इसे ध्यान में रखेंगे। और दूसरा जो हुआ ये अजितनाथ था। फिर जो है तीसरा हुआ था ये संभवनाथ हो जाएंगे। और अगर फिर हम लोग 22वें की अगर बात कर लें तो ये अरिष्ट नेमि, 22वें जो तीर्थंकर हुए ये अरिष्ट नेमि हुए। 23वें पार्श्वनाथ थे, 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें जो थे ये महावीर स्वामी, सभी को पता होगा। तो ऋषभदेव से पहले तीर्थंकर, इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये वृषल रहा था। और अजितनाथ का जो है हाथी था। उसके बाद अगर देखें तो संभवनाथ का घोड़ा था, और संभवनाथ का घोड़ा हो जाएगा। और अरिष्ट नेमि का जो था ये 22वें तीर्थंकर, इनका शंख था। पार्श्वनाथ का सांप हो जाएगा वहीं 23वें तीर्थंकर। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का अगर देखें तो सिंह हो जाएगा। यहाँ पे जो पूछ रहा था ये प्रमुख जैन तीर्थंकर अरिष्ट नेमि, ये जो है 22वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, लंगर व्यवस्था किस सिख गुरु ने अस्थाई बना दिया था। तो लंगर व्यवस्था को जो अस्थाई बना दिया था ये जो सिख गुरु थे, ये अस्थाई बनाया गुरु अंगद देव ने। अगर शुरुआत की बात हम लोग करें, इसे शुरू किसने किया था लंगर व्यवस्था को,
तो शुरू तो क्या था गुरु नानक देव ने, और इसे जो है अस्थाई बना दिया गुरु अंगद देव के द्वारा। गुरुमुखी लिपि का जो निर्माण है ये भी अंगद देव के द्वारा ही किया गया है, इसे भी ध्यान में रखेंगे यहाँ। 46 नंबर क्वेश्चन देख लें। 46 में दिया है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था? तो मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था वारेन हेस्टिंग्स ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? पहली बार जो स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसी में किया गया था, और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी। कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और पूर्ण स्वराज की मांग अगर देखें तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो मुख्यालय है ये पेरिस में है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 में दिया हुआ है कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो 49वीं समांतर रेखा जो है ये यूएस एवं कनाडा की सीमा रेखा है। कि आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? मूल राशि यहाँ पे पूछ रहा है। दोस्तों वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी क्वेश्चन इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो उसे भी ज़रूर देख लें। इसका जो आंसर यहाँ पे होगा कौन मूल राशि नहीं है? तो मूल राशि की अगर हम लोग बात कर ले तो ये जो है टोटल 7 होती है मूल राशि या आधार राशि। तो ये जो इसमें नहीं है दिया हुआ आयतन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सभी जो है हो जाएगा। और ये जो आयतन दिया हुआ ये मूल राशि के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आज हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को देख लिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ, जो कि उसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।